चलो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम तीनों मेथड पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का। उसके बाद कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, प्रॉफिट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डिप्रिसिएशन और NFIA। बस एक ही चीज है, नेट एक्सपोर्ट जो है वो माइनस का 150 है, 150। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये इतना डाटा है, इस डाटा से हम क्या करेंगे, तीनों मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली मेथड हमारी कौन सी आती है? सबसे पहली मेथड हमारी कौन सी होती है? GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। अब इसका सॉल्यूशन ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को शॉर्टकट में NI और उसमें क्या बोलते हैं, NNP-FC। ठीक है, NNP-FC। तो जो हमारी वैल्यू एडेड मेथड है उस मेथड के हिसाब से क्या है हमारा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड तीनों सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का प्लस सेकेंडरी सेक्टर का प्लस टर्सरी सेक्टर का, तीनों सेक्टर का GVA प्लस कर दो तो क्या कैलकुलेट होता है, तो क्या कैलकुलेट होके आता है, इन तीनों को जोड़ने से आता है GDP MP। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन, प्लस कर देंगे NFIA और माइनस कर देंगे क्या, NIT। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNP-FC यानी कि नेशनल इनकम। बराबर, तो कर लेते हैं। तीनों सेक्टर का क्या है, 1600 प्लस 2500 प्लस 1200, ये टोटल कितना आ गया, ये क्या निकला हमारा GDP MP कितना आया, 5300। ठीक है, उसमें हम माइनस क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, डिप्रिसिएशन है 500, ये 500 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्लस कर देंगे NFIA। NFIA कितना है हमारे पास 100, ये हम प्लस कर देंगे। फिर हम माइनस कर देंगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है 700, ये हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, NNP-FC बोलूं या फिर क्या बोलूं, नेशनल इनकम कितनी आएगी, इसमें से 1100 माइनस कर दो, 4200 है ना, 4200 रुपीज, ये करोड़ में है ना, सारा फिगर करोड़ में है। ये हो गया क्या हमारा वैल्यू एडेड मेथड। बराबर, अब हम लगा देते हैं एक्सपेंडिचर में, इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड का हमारा फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले फार्मूला लिखो, सबसे पहले क्या करो, फार्मूला लिखो। और फार्मूला क्या कहता है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। उसके बाद प्लस मिक्स्ड इनकम, तो यहां से जो निकलता है वो क्या निकलता है, NDP-FC। बराबर, उसमें तुम्हें क्या करना है, सिर्फ NFIA करना है और कुछ भी नहीं करना, तो तुम्हारा NNP-FC आ जाएगा, यानी नेशनल इनकम आ जाएगी। बराबर, तो यहां से निकाल लो, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय कितना है 1500, रेंट, रॉयल्टी, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये और ये और ये जो भी मैंने चीजें टिक कर दी, बस इतना ही किस में आता है, इतना ही किस में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। और वो उसके बाद मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में देके रखी है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस कर दो, कितना 1500 प्लस 450 प्लस 1000 प्लस 600 और प्लस 550, कितना आया 4000 की 4100, 50 50 भी तो है,
NDPFC क्या गया 4100। इसमें प्लस क्या करोगे NFIA कितना है 100। तो तुम्हारी नेशनल इनकम कितनी आ गई, नेशनल इनकम बोलो या फिर NNPFC बोलो, एक ही बात है 4200। भाई नेशनल इनकम तो एक ही है ना, मेथड कोई भी हो, नेशनल इनकम तो एक ही है, मेथड कोई भी हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करता तो एक्सपेंडिचर मेथड भी आ जाती इसी में, है ना। चलो कोई बात नहीं है। शुरू करें अगला, एक्सपेंडिचर मेथड देख लें आप। सबके फार्मूले अलग हैं। हमें देखो, मान लो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और तुमको कोई मेथड नहीं बोली कि किस मेथड से कैलकुलेशन करना है, तुम्हारी जो इच्छा हो उस मेथड से कैलकुलेशन कर देना, है ना। बाकी एक क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, ये तुमको भी मालूम है। कपिल ने तो नहीं दिया। कपिल ने तो दिया ही नहीं। देखो अब हम कौन सी मेथड पे जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहती है कि आपको क्या करना है, आपसे जो कैलकुलेट होगा वो होगा GDP-MP, और वो कैसे निकलेगा, प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट फर्म का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा GDP-MP, फिर उसमें यही कैलकुलेशन तुमको बिठाना है। तो देख लो भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 350, 3500, 3500। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कितना है 650 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 1300, 1300 प्लस उसके बाद नेट एक्सपोर्ट माइनस का 150। तो यहां पर प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे 150। तो यहां से कितना आया तुम्हारा 5300, और 5300 क्या है GDP-MP, और GDP-MP से तुम NNPFC में कन्वर्जन के लिए तुम्हारा तरीका यही है, ठीक है। और कोई समस्या हो तो बता दो। डन। तो ये क्वेश्चन तीनों मेथड से हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले चलो इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग, हम बाद में मिलेंगे। धन्यवाद। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ चीज़ें समझते हैं। अब हम क्या समझेंगे, एक चीज़ हम समझेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी कर लेंगे बाद में, है ना। तो नेशनल इनकम दो जगह पढ़ना है हमें, एट और एट कांस्टेंट प्राइस और एट करंट प्राइस। ये दो चीजें हमको पढ़ना है, ठीक है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट, अच्छा, कांस्टेंट प्राइस, ये क्या होता है ये हम समझते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब होता है इट इज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। ये क्या है? जो डोमेस्टिक कंट्री में, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, है ना, प्रोड्यूस होते हैं, उनका वैल्यूएशन किस पर? बेस ईयर के बेसिस पे। बेस ईयर बेसिस में यदि होता है तो वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। बेस ईयर, घबराओ मत, तुमने 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ के रखा है, वहां पर बेस ईयर और करंट ईयर का फंडा होता है। तो बेस ईयर को कांस्टेंट प्राइस मेथड भी बोला जाता है। तो यदि बेस ईयर के रिस्पेक्ट में यदि तुम नेशनल इनकम का वैल्यूएशन करते हो तो फिर वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, बराबर। और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का क्या मतलब है? तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब ये है कि इसके जो करंट ईयर के प्राइजेस हैं, इसका मतलब क्या है कि नेशनल इनकम का वैल्यूएशन जो हुआ है वो करंट ईयर बेसिस पर हुआ है। यानी तुम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बेस ईयर प्राइस के बेसिस पे करोगे तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहलाएगा। लेकिन यदि नेशनल इनकम का वैल्यूएशन तुम करंट ईयर प्राइजेस के बेसिस पे करोगे तो वो क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक, अच्छा, हम व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम एट प्राइस एट बेस ईयर? हम बेस ईयर पे क्यों मेजर करते हैं? तो समझो, द नीड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस अराइजेस because national income at current price may give a misleading picture of economic performance। हो सकता है तुम्हारा रियल पिक्चर ना मिले यदि तुम उसका कैलकुलेशन करंट प्राइस के बेसिस पर करो। करंट ईयर के प्राइस पर के बेसिस पे यदि तुम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हो तो हो सकता है तुम्हारी क्लियर सिचुएशन ना आए। इसलिए हमको उसका कैलकुलेशन किस पे करना पड़ता है? बेस ईयर में उसका इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ता है, बराबर। चलो देखो, है ना। और यदि मिसलीडिंग रिजल्ट मिला, जैसे तुम्हें याद हो तो अकाउंट में एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट करके है जिसमें हम फ्यूचर इनकम को इग्नोर करते हैं और फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो पूरा का पूरा कॉमर्स जो है ना वो ये कहता है कि भविष्य, फ्यूचर में यदि प्रॉफिट दिखे तो उसको हमेशा इग्नोर करो, लेकिन लॉसेस दिखे तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। तो उन चीज़ों को कुछ थोड़ा सा ध्यान में रख करके हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किस पे करते हैं? कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर के बेसिस में उसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अब यदि मान लो तुमने हमारे पास नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस है, करंट प्राइस पर है, तो तुम्हें उसको कन्वर्ट किस पे करना है? कांस्टेंट प्राइस पे, है ना। तो अब हम जो देखते हैं, अच्छा, एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, यदि उसका वैल्यूएशन बेस ईयर प्राइजेस के बेसिस पे हुआ तो एट कांस्टेंट प्राइस, और यदि करंट ईयर बेसिस पर हुआ तो करंट प्राइस। ठीक है, अब तुम्हें क्या देखना है? कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम बेस ईयर, सॉरी, कांस्टेंट प्राइस, अरे यार, करंट प्राइस टू कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, नेशनल इनकम का कन्वर्जन हम करंट प्राइस से कांस्टेंट प्राइस पर कर रहे हैं, तो कैसे करोगे? तो इसका वैल्यूएशन होगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, at current price divided by current price index into 100। ऐसा कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस मिल जाएगा। यदि ऐसा कर दोगे तो क्या मिलेगा? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन भी देख लो, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, ये है 150 का, ठीक है। ये क्या है 150 का। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ये गिवन है 1,50,000, ठीक है। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? इसको तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कितनी वैल्यू आएगी? 1 लाख 1 लाख। ये क्या है तुम्हारा? नेशनल इनकम एट करंट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। चलें आगे, रिकॉर्डिंग हो रही है पक्का। अब दो चीजें बतानी है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब दो चीजें बतानी है, क्या बतानी है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो कैसे करोगे। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो नॉमिनल जीडीपी क्या है? ये है यदि जीडीपी का कैलकुलेशन एट करंट ईयर प्राइस पर हुआ तो वो क्या है? नॉमिनल जीडीपी, यानी कि नेशनल इनकम एट करंट ईयर करंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या है? नॉमिनल जीडीपी। लेकिन यदि तुम इस जीडीपी का कैलकुलेशन बेस ईयर पर करो, जीडीपी एट क्या? कांस्टेंट, सॉरी, एट बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस पर करो तो वो क्या है? रियल जीडीपी। यानी इसको दूसरे शब्दों में तुम क्या कह सकते हो? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। और इसको क्या कह सकते हो? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। क्योंकि कांस्टेंट में कैसे कैलकुलेशन होता है? बेस ईयर से। तो रियल जीडीपी जो होता है वो कहां से निकलता है? बेस ईयर से, ठीक है। बराबर है। अच्छा, रियल जीडीपी का फार्मूला क्या है? रियल जीडीपी का फार्मूला क्या है? तो रियल जीडीपी का फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ठीक है। क्या इस फार्मूले को तुम घुमा फिरा सकते हो? इस फार्मूले को तुम घुमा फिरा सकते हो। यानी कि यदि मैं बोलूं कि नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला बताओ तो तुम बना लोगे क्या? नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला क्या होगा? प्राइस इंडेक्स इनटू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय 100। अरे ऐसे समझो ना, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, और ये मल्टीप्लाई में तो नीचे कहां जाएगा? डिवाइड में। मैथमेटिक्स तो यही कहता है ना, ये बस सिंपल। बराबर है। अच्छा सर ये बता दो, आपने 2 बार इस्तेमाल कर लिया एक ही शब्द का। जिस शब्द को आपने बोला प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, इसका क्या? ये कहलाता है बेटा जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या कहलाता है? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करोगे? जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कुछ करना ही नहीं, वेरी आसान है। कैसे?
प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। सिंपल, यही फार्मूला होगा ना। कैसे? देखो इधर देखो, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले जाओ, बस, और तो कुछ है ही नहीं ना। प्राइस इंडेक्स इधर आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। कन्वर्जन में भी ऐसा ही होगा। कन्वर्जन में भी यही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1-2 नंबर में फार्मूला उसका पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल जो था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब आगे हम इसको करेंगे, यदि तुम बोलोगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो कुछ आगे के चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।